नमस्कार। भारत का भूगोल की इस कक्षा में आप सभी एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। मित्रों, आपको बताइए, पिछले कुछ वीडियो से हम भारत की जलवायु को जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे। इस क्रम में हमने उन विभिन्न भौतिक और भौगोलिक तत्वों को जाना और समझा जो भारतीय जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, पर्वतों की स्थिति एवं दिशा, धरातल का ढाल, पवनों की दिशा। ये कुछ प्रमुख कारक थे जो भारतीय जलवायु को निरूपित और रेखांकित करते हैं। इन प्रमुख कारकों के अलावा कुछ गौण कारक भी हैं, जैसे बादलों से ढके दिनों की संख्या और बादलों से ढके दिनों की अवस्था, मृदा का प्रकार एवं मृदा आवरण, वानस्पतिक आवरण, उच्च स्तरीय वायु संचरण एवं तटवर्ती प्रदेशों में या क्षेत्रों में समुद्री धाराओं की स्थिति। मित्रों, ये वो सारे प्रमुख और गौण कारक हैं जो भारतीय जलवायु को रेखांकित करते हैं और प्रभावित करते हैं। आप सभी ने ये भी जाना था कि भारतीय जलवायु को यदि हम वृहद रूप में समझें तो हम उसे बोलते हैं मानसूनी जलवायु, क्योंकि भारतीय जलवायु पर मानसूनी पवनों और मानसूनी दशाओं का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर है। और भारतीय मौसम विभाग ने जब मानसून को, माफ़ी चाहूँगा, भारतीय मौसम विभाग ने जब भारत की जलवायु को विभिन्न ऋतुओं में बांटने का प्रयास किया तो उस दौरान मानसूनी और मानसून की दशाओं को मुख्य माना गया। हमें पता है मानसून के दो मुख्य भाग हैं, या हम मानसून को दो मुख्य भागों में बांटते हैं। नंबर एक, उत्तर पूर्वी, जिसे हम शीतकालीन मानसून या लौटता मानसून भी कहते हैं, जो दिसंबर से लेकर मध्य जून तक रहता है, उसे बोलते हैं लौटता मानसून। दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून या आता मानसून कहा जाता है, जो कि मध्य जून से मध्य दिसंबर तक रहता है। संपूर्ण भारत के मौसम को भारतीय मौसम विभाग ने 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटा है। जैसे कि हमने बताया भी था, भारतीय जलवायु पर मानसूनी पवनों का प्रभाव स्पष्ट है। इसी आधार पर भारतीय मानसून को हम 2 मुख्य भाग और 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटते हैं। नंबर 1 आपको बताया था शीत ऋतु, जो कि दिसंबर से फरवरी माह तक रहती है। नंबर 2 ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक रहती है। तीसरी वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। और चौथी शरद ऋतु, जो मध्य सितंबर से दिसंबर मध्य तक या कई बार दिसंबर अंत तक रहती है। इन 4 प्रमुख ऋतुओं के अलावा 2 छोटे छोटे ऋतुकाल और होते हैं, जिन्हें क्रमशः बसंत के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर भारतीय मौसम को इन 4 प्रमुख ऋतुओं में बांटा जाता है। हम इन चारों ऋतुओं का, इनके जलवायुवीय लक्षणों का, इनके प्रमुख तथ्यों का
और इन मौसमों में रहने वाली जलवायु दशा को समझने का प्रयास हम बारी बारी से करेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले है शीत ऋतु। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह ऋतु प्रायः मध्य दिसंबर से फरवरी और कई बार जिस हिसाब से हमारे जलवायु में आंशिक परिवर्तन आ रहा है, कई बार मार्च तक यह ऋतु बरकरार रहती है। इस ऋतु में दिसंबर, जनवरी, फरवरी और कई बार मार्च का प्रथम सप्ताह शामिल होता है, लेकिन इन चारों में जनवरी महीना सबसे शीतल महीना होता है। जनवरी के समय तापमान उत्तर भारत के अनेक शहरों में हिमांक के नीचे चला जाता है। यदि हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी भाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और तटवर्ती प्रदेशों की बात करें तो हर स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों और अन्य कारकों का प्रभाव स्पष्टता से दिखता है। लेकिन यदि हम समग्र रूप से देखें तो जनवरी का महीना सबसे शीतल महीना होता है। संपूर्ण ऋतु में प्रायः स्वच्छ आकाश रहता है, अर्थात अधिकांश समय वायु मंडलीय दशाएं स्थिर होती है। महीना और पूरा आसमान स्वच्छ रहता है। आर्द्रता का स्तर प्रायः कम होता है। निम्न तापमान की अवस्था बनी रहती है। यदि हम पर्वतीय प्रदेशों की बात करें, तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। मैदानी भागों में भी कुछ स्थानों पर तापमान हिमांक या हिमांक से नीचे चला जाता है। लेकिन एक बड़ी विशेषता, यहाँ इस मौसम में दैनिक तापांतर अधिक रहता है, विशेषकर मैदानी भागों और दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में। रात्रि के समय तापमान हिमांक के आसपास पहुंच जाता है, दिन में तापमान पुनः बढ़ जाता है। चूँकि कर्क रेखा की स्थिति, जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इस आधार पर दैनिक तापांतर अधिक बना रहता है। एक मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर्क रेखा से जुड़े कई सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप विशेषकर कर्क रेखा की स्थिति, किन किन राज्यों से वो गुजर रही है, किन राज्यों से नहीं गुजर रही, इसके बारे में आप लोग विशेष ध्यान रखें। इस ऋतु में महाद्वीपीय पवनों के कारण तापमान दक्षिण दिशा, भारत की दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ क्रमशः कम होता जाता है। इस समय दक्षिणी भारत में औसत तापमान 14 से 16 डिग्री तथा माफ़ी चाहूँगा उत्तरी भारत में औसत तापमान 14 से 16 डिग्री, वहीं प्रायद्वीपीय भागों में यह तापमान 24 और 25 डिग्री के मध्य औसतन बना रहता है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हिमाचल आदि कई जगहों में तापमान हिमांक या हिमांक के नीचे पहुंच जाता है। इस ऋतु में संपूर्ण क्षेत्र मेघविहीन हो जाता है। एशिया में जो पाकिस्तान का पेशावर शहर है या बेकाल झील के समीपवर्ती क्षेत्र, यहाँ पर धीरे धीरे उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होने लगता है और इस उच्च वायुदाब की अवस्था के कारण इस भाग से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है। जिस समय पेशावर, बेकाल झील, तिब्बत का पठार या संपूर्ण उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, वहीं हिंद महासागर, अरब सागर, इन क्षेत्रों में इस समय निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होने के कारण हवाएं उच्च दबाव से
निम्न दबाव की तरफ चलने लगती है। फलतः हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, अर्थात उत्तरी पूर्वी से ये दक्षिण पश्चिम की तरफ चलना प्रारंभ कर देती हैं। इसलिए इन्हें उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें या उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। इसे लौटता मानसून भी कहा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है उत्तरी पूर्वी मानसून, कई बार उसी जगह शीतकालीन मानसून, कई बार लौटता मानसून लिखकर हवाओं की दिशा, वायुमंडलीय दशा आदि के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मित्रों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत, प्रायद्वीपीय भारत और तटवर्ती भारत, इसमें एक विशेष प्रभाव है, समकारी प्रभाव। चूँकि तटवर्ती भागों में और बाहरी प्रायद्वीपीय पठारी भागों में समुद्र के कारण जो समकारी प्रभाव उत्पन्न होता है, उस कारण से तटवर्ती भागों में और प्रायद्वीपीय भारतीय भागों में मौसम वर्ष भर लगभग समान बना रहता है। अब कई बार एक छोटे प्रश्न में पूछा जाता है कि साहब ये समकारी प्रभाव क्या है, तो आपको बताना है ये समकारी प्रभाव मृदा और जल की विपरीत प्रकृति का प्रभाव है। होता क्या है, जल की तुलना में मृदा ना सिर्फ जल्दी ठंडी होती है वरन जल्दी गर्म होती है। इसलिए तटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में जो आंतरिक भाग है भारत के, विशेषकर उत्तर पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी मैदानी भाग, ये भाग क्या होते हैं, सर्दियों में तो तेज़ी से ठंडे हो जाते हैं, तापमान गिर जाता है, हिमांक के नीचे पहुंच जाता है या हिमांक तक पहुंच जाता है। वहीं तटवर्ती भागों में जल की प्रकृति के कारण तापमान लगभग उच्च बना रहता है। ये नहीं कि तापमान बहुत उच्च रहता है, इतना रहता है कि वो तापमान हिमांक तक नहीं पहुंच पाता। यही समकारी प्रभाव है। अब इन विभिन्न मानचित्रों में मैंने वायु की दिशा, वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय वायुदाब, इनकी स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। यदि कोई डिटेल क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग जब एमए उत्तरार्ध का पेपर देंगे, भारत का बृहद भूगोल, अब उसके डिटेल क्वेश्चन में आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि साहब उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून या लौटते मानसून के विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो आपको यथासंभव, यदि नहीं पूछा जाए फिर भी मानचित्र द्वारा, चित्रों द्वारा वायुमंडलीय भार, वायु की दिशा इत्यादि को दर्शाना है। चूँकि इस समय इस उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते मानसून के दौरान हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, स्थलीय भागों में आर्द्रता कम मौजूद रहती है, इस कारण ये वर्षा प्रायः कम करती है। अमूमन उत्तरी भारत में बहुत कम मात्रा में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो आंशिक वर्षा होती है उसे स्थानीय रूप में मावट के नाम से जाना जाता है, जो कि रबी फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी वर्षा है। ये भी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि साहब रबी फसलों के लिए सबसे बेहतरीन वर्षा कौन सी है, मावट। शीतकालीन वर्षा है, कम मात्रा में होती है लेकिन तापमान तेजी से नीचे गिरता है। यह क्या करती है, फसलों के लिए बहुत उपयोगी वर्षा है। इस संपूर्ण ऋतु में पुनः वायुमंडलीय दिशाओं में बदलाव आता है और उसी अनुरूप दशाओं के बदलाव के अनुरूप ही जो उनमें बदलाव आता है, वायुदाब चेंज हो जाता है, संपूर्ण प्रदेशों में मेघ विहीन हो जाते हैं और जो वर्षा होती है उस कारण से सूर्यताप की प्राप्ति तुलनात्मक कम होती है
और उसी अनुरूप अति न्यून दाब का अति उच्च दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अगले वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।